हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज से। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि एल्केन्स की फिजिकल स्टेट क्या होती है, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करते हैं, कब मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे, कब डिक्रीज करेंगे, सेम बॉइलिंग पॉइंट के लिए कब इंक्रीज करेंगे, कब डिक्रीज करेंगे, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा सॉल्युबल किस चीज में ज्यादा सॉल्युबल होंगे, किस चीज में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो वन बाय वन कवर करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को एल्केन्स की। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट, मतलब वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं या फिर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये कहा गया जो एल्केन्स होते हैं उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो थोड़ा वीक होता है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से जो शुरू के कुछ एल्केन्स होते हैं, मतलब एक कार्बन वाला मीथेन, दो कार्बन वाला इथेन, तीन कार्बन वाला प्रोपेन, लगभग 4 मेंबर तक गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे वैसे उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता जाएगा और वो धीरे धीरे फिर लिक्विड स्टेट और ज्यादा हायर मेंबर्स हैं तो फिर वो वैक्सी सॉलिड में एग्जिस्ट करेंगे। देखो पढ़ लेते हैं। Alkanes possess weak van der Waals forces as the intermediate force. Due to these forces, इन forces की वजह से the first 4 members are gases and next 13 members are liquid. पहले 4 गैसेज हैं, उसके बाद जो 13 होंगे वो लिक्विड होंगे और जो आप 13 वालों से ऊपर चलते चले जाओ तो फिर वो क्या आ जाएंगे, वैक्सी सॉलिड। तो फिजिकल स्टेट समझ में आ गया होगा। अब फिजिकल स्टेट से नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या आया, बॉइलिंग पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इनके किस तरह से वैरी करते हैं। बिल्कुल सीधी सीधा है। एल्केन्स जनरली हैड लो बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट लो है। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज रेगुलरली टू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्सेस। और ऐसा क्यों होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने की वजह से उनका बॉइलिंग क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उनके बीच जो इंटरपार्टिकल फोर्सेस है वो बढ़ता चला जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंक्रीज विद साइज ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा वैसे उनके बीच में जो फोर्स की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी और उनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते जाएंगे। अब एक यहाँ पे थोड़ा कह सकते हो कि वेरिएशंस अमंग आइसोमर्स, इस चीज को अलग से बताया कि अगर आइसोमर्स के अंदर डिस्कस करा जाए, आइसोमर्स मैंने जब आपको एल्केन्स पढ़ाए थे तो मैंने पढ़ाया था आइसोमर्स क्या होते हैं। जैसे मैंने 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में ले लिए, अब क्या करेंगे, एक इस तरह से ले लो, 4 बनाओ, एक कार्बन को नीचे रख लो, फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, इस वाले को इसके ऊपर ले जाओ, तो कैसे आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच और ये 2 ब्रांच आ गई। तो जैसे जैसे ब्रांच चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे बॉइलिंग पॉइंट घटते जाएंगे, क्योंकि इनका क्या होगा, साइज इंपैक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल स्फेरिकल शेप का आ गया ना, देखो जरा ध्यान से, ये इस तरह के शेप का आ गया, स्फेरिकल शेप का। और स्फेरिकल शेप क्या करती है, सबसे लीस्ट सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करके रखती है। तो इसका क्योंकि सरफेस एरिया घट गया, ये स्फेरिकल शेप आने की वजह से इसका सरफेस एरिया घट गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम पाया, सबसे ज्यादा है। बल्कि जो स्ट्रेट चेन वाले थे, जो 1 डिग्री वाला स्ट्रेट चेन वाला, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा हाई है। क्यों है इन वालों के सबसे ज्यादा हाई, क्योंकि ये ज्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं। देखो, among isomers of alkane the branch chain isomers, branch chain मतलब ये वाला जो थोड़ा गोल हो गया है, have low boiling point as compared to corresponding straight chain isomers। जो 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन वाला होगा
उसके कंपैरिजन में जो ब्रांच चेन वाला होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो गया होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट किस तरह से वेरी करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो आप नंबर ऑफ कार्बन एटम लेके चले हैं कितने लेके चले हैं, वो ओड है नंबर ऑफ कार्बन एटम या फिर इवन है। ठीक है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। देखो, अच्छा ऐसे देख लो आप, एग्जाम्पल यहां पे पहले मैं लेके समझा रही हूं। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हर कोने पे कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 कार्बन है जो कि क्या है, इवन। यहाँ CH3, यहाँ भी CH3। एक और एग्जाम्पल लेके चलो, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। कितने कार्बन है, 7 कार्बन, वो क्या है यहाँ पे, ओड। इतनी बात समझ में आई। तो इसके साथ साथ अब क्या देखना है, जो ये 6 कार्बन है, एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, तो ये तो क्या है, एक दूसरे से काफी दूर है, तो इनके बीच में कोई रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही रहेंगे। तो और इस वाले में देखो, एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल्स पास पास है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। इसी वजह से कहा जाता है यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं है, जो भी है अट्रैक्टिंग फोर्स रहेगी होगी। इसी वजह से कहा जाता है कि जो इवन वाले होते हैं इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे, और जो ओड वाले होंगे इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होंगे। समझो एक बार, अब क्लियर हो गया होगा। There is no regular trend observed in melting point of alkanes. The alternation effect is observed. Alternation effect से क्या मतलब है, 2 मतलब इवन, 3 मतलब ओड, 4 मतलब फिर से इवन, इसलिए ऑल्टरनेट हो रहा है, एक बार हाई आ रहे हैं एक बार लो आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से वेरी करेगा। In melting point of alkanes, the melting point of alkanes having even number of carbon atom is found to be greater. यही तो बताया कि जिसमें even कार्बन होंगे उनका melting point ज्यादा होगा, क्योंकि similar group opposite side आ रहे हैं, no repulsion. Okay, then melting point of alkane containing odd number, क्योंकि उसमें similar group सेम तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे दिखा भी दिया और एग्जाम्पल बताया कि हेक्सेन हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट देन पेंटेन, हेक्सेन वाले का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा देन पेंटेन। ओके, फिर यहाँ पे देखो कि अगर आइसोमर्स की बात की जाए तो उनके अंदर क्या होगा, जैसे अभी मैंने समझाया क्या होता है आइसोमर्स, 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में, फिर पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक को उठा के यहाँ लगा दिया तो दूसरा बन गया, फिर सारे उसमें आ गए, ये थोड़ा स्फेरिकल शेप का बन जाता है। यहाँ पे उल्टा हो जाता है कि जो स्फेरिकल शेप वाला होगा, जो मतलब थोड़ा ब्रांच वाला होगा, उसका सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर्स कंटेनिंग स्फेरिकल शेप found to be greater than long chain isomers because molecules containing spherical shape are closely packed. ये कह रहा है जिनकी spherical shape होगी वो क्या होंगे, बिल्कुल अपने में ही पूरा closely packed हो जाएंगे, मतलब इस तरह से अंदर को खिंचाव सा रहेगा, तो वो आसानी से टूटेंगे नहीं क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट देम, उनको मेल्ट करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। ये तो कोई क्लोजली पैक्ड नहीं है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए उल्टा था, मेल्टिंग पॉइंट के लिए यहाँ अलग है। मेल्टिंग पॉइंट के लिए इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है जो ब्रांच वाले होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होता है क्योंकि इनका सरफेस एरिया कम होता है। हमने मेल्टिंग पॉइंट हाई देने के लिए क्या रीजन दिया, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड है तो आसानी से मेल्ट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या चीज है, अब हमें देखनी है सॉल्युबिलिटी। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है सॉल्युबिलिटी के लिए, हमेशा रट लो। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, क्या मतलब है इसका, और इजी के लिए बताऊं, पोलर डिसॉल्व्स पोलर, कि पोलर में पोलर ही घुलेगा, और नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। अब समझ में भी आ गया होगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, इसका क्या मतलब है, एक जैसी चीजें एक जैसे में घुलेगी। जैसे पोलर वाला है तो पोलर वाले में घुलेगा, नॉन पोलर वाला है तो नॉन पोलर वालों में, जैसे ईथर, इन तरह की चीजों में घुलेगा। यहाँ पे एल्केन की बात की जाए तो एल्केन क्या होते हैं,
ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन पोलर नेचर रखते हैं, इसलिए ये बेंजीन, ईथर इस तरह के नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगे। देखो, एल्केन्स आर प्रीडोमिनेटली नॉन पोलर, सो दीज आर नॉन सोल्यूबल इन वाटर। पानी में तो सोल्यूबल नहीं है क्योंकि पानी क्या होता है, पोलर। However, soluble in non-polar organic solvent like benzene, ether, इनमें soluble होंगे। अगर डेंसिटी की बात की जाए तो कैसी डेंसिटी होगी, they are lighter than water, however density increase with increase of carbon atom। ये पानी से तो हल्के होते हैं पर इनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे इसी के साथ पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। तो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए chemical properties of alkanes. Alkanes are less reactive and are also known as paraffins. Less reactive होते हैं, इन्हें paraffins भी कहा जाता है। They are generally inert towards acid and base, undergo only substitution reaction। ये मैंने जब आपको alkanes दूसरे लेक्चर में पढ़ाया था तब भी बताया था कि ये एसिड और बेस के साथ इजीली रिएक्शन नहीं देते। ज्यादातर इनकी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। ओके, देखते हैं कौन कौन से रिएक्शन ये देंगे। फर्स्ट वन क्या है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या है, हम एल्केन्स में वन बाय वन करके हाइड्रोजन को हटाते जाएंगे और हाइड्रोजन की जगह एक एक हेलोजन ऐड करते जाएंगे। दिस इज हेलोजिनेशन। होगा कैसे, देखो जरा। इट इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन। क्या करता है कि ये जितने हाइड्रोजन हटाएगा उनकी जगह उतने ही हेलोजन ले आएगा। सबसे पहले हम क्या लेके चले, मीथेन। ठीक है, इसकी Cl2 क्लोरीन से रिएक्शन कराइए। रिएक्शन होगी किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और हीट के प्रेजेंस में। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह एक Cl चले जाएगा और यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक Cl मिलके HCl निकाल देंगे और हमारे पास क्या बन के आ गया, क्लोरोमीथेन। ठीक है, फिर अब हम इस जो ये बन के आया अब हम इसको लेकर चले यहाँ पर और इसकी फिर से हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराई, वही सनलाइट के प्रेजेंस में इसे हीट किया गया। अब फिर से क्या होगा, यहाँ से एक और हाइड्रोजन कटेगा और उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन। तो हमारे पास क्या बन के आ गया, अब दो हाइड्रोजन बने CH2 Cl2 और यहाँ का एक H, यहाँ का एक Cl, HCl निकाल दिए। ठीक है, ये क्या बन गया, डाइक्लोरोमीथेन। थर्ड देखो जरा, जो यहाँ पे आया इसको हम फिर से यहाँ पे लेके चले हैं और डाइक्लोरोमीथेन लेके चले, फिर से क्लोरीन से कराई, वही सनलाइट की प्रेजेंस। फिर से क्या होगा, एक H हटेगा, उसकी जगह Cl और ये HCl को लेके निकल जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट, अब ये ट्राइक्लोरोमीथेन को आप यहाँ लेके चलो, Cl2 से रिएक्शन कराओ, एक H हटेगा, फिर से ये H इस Cl को लेके निकल गया और Cl एक यहाँ पे आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, सब समझ में आ गया होगा, आसान ही है रिएक्शन। तो अब हम नीचे दिया है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब कौन सा ज्यादा रिएक्टिव जल्दी से रिएक्शन करेगा, कौन सा धीरे से करेगा। तो अगर बात की जाए हेलोजेंस में से, तो हेलोजेंस में से सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का होता है, तो ये सबसे जल्दी देगा, ज्यादा रिएक्टिव, फिर Cl2, फिर Br2 और I2। और अगर बात की जाए एल्केन्स में से, तो ये 1 डिग्री एल्केन जो एक तरफ से कार्बन से जुड़ा, ये वाला 2 डिग्री और ये वाला 3 डिग्री। तो जो 3 डिग्री वाला होगा वो ज्यादा जल्दी रिएक्शन देगा एज कंपेयर टू 2 and 1। तो ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर एल्केन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब रिएक्शन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, अब हम क्या पढ़ेंगे, कंबशन। कंबशन क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज को बर्न करना, और हम यहाँ प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं, एल्केन्स की, तो बर्न भी किसको करेंगे, एल्केन्स को। तो चलो हम यहाँ एल्केन लेके चले, मीथेन वाला, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसकी बर्निंग स्टार्ट कर दी, ये कर दी बर्निंग। और जब भी बर्निंग होती है तो हमारे पास क्या निकलते हैं, अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो हम कहेंगे CO2 निकलेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। कंबशन में तो हमेशा CO2 ही निकलती है ना, CO2 निकलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और कुछ ना कुछ एनर्जी निकल जाएगी। देखो जरा, CH4 मीथेन लेके चले, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न किया, हमारे पास क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकल गई। जो एनर्जी निकलेगी, कंप्लीट कंबशन है अगर, तो काफी हाई अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। नेक्स्ट, अगर आपका कंबशन कंप्लीट नहीं है,
अगर कंबशन ही आपका इनकम्प्लीट है तो क्या होगा, तो जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी अब वो नहीं बनती है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की जगह हमारे पास कोक बचेगा, ठीक है, कोयला टाइप। ये फिर से हम मीथेन लेके चले, यहाँ पे 2O2 थी, यहाँ पे क्या लिया O2, क्योंकि हमारे पास जो कंबशन है वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट कंबशन है। और इनकम्प्लीट कंबशन कब होता है, जब हमारे पास ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई हो, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा ना हो, कमी हो ऑक्सीजन की, तो कम ऑक्सीजन लिया ऊपर वाले से, तो फिर क्या हुआ, इनकम्प्लीट कंबशन हुआ। इनकम्प्लीट कंबशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो CO2 नहीं बनती है, क्या आएगा हमारे पास, कोक आएगा, कोयला, और साथ साथ क्या निकल जाएगा, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। कंबशन सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दिखाया गया, फिर से यहाँ पे क्या लिया, मीथेन, इसमें ऑक्सीजन का ऐड करना इज द ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन होगा किसके प्रेजेंस में, किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। तो यहाँ हमने क्या लिया, एल्केलाइन KMnO4। एल्केलाइन KMnO4 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, एल्केलाइन KMnO4 लिया, या तो एल्केलाइन KMnO4 ले लो या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड वाला, दोनों में से कोई सा भी ले लो, तो आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो ये क्या बना लेंगे, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तो ये वाला कौन सा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी, तो ये मीथेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीथेनोइक एसिड में, ठीक है। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो मीथेन मिथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर ऑक्सीडेशन किया जाए कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब कुछ लिमिटेशन है कि ऑक्सीडेशन ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, कंट्रोल्ड रहेगा, ठीक है। तो उसमें भी अगर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ये हो रहा होगा Mn2O3 की प्रेजेंस में, इसमें हम क्या लेके चलेंगे, मीथेन, ऑक्सीजन, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसिड वाला ग्रुप नहीं आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप नहीं आएगा, क्योंकि कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड वाले में वो किस पे जाके रुक जाएगा, एल्डिहाइड पे, एल्डिहाइड बना। और जब हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमने क्या किया था, ऑक्सीडेशन, तब हमारे पास एसिड आया था, ठीक है। या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या बना, हमारे पास एल्डिहाइड बन गया, मीथेनॉल बन गया और H2O निकल गया, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस मीथेन से फिर से इसका ऑक्सीडेशन करके क्या बन जाए, मीथेनॉल बन जाए। और जब आपको मीथेनॉल बनाना है तो देखना पड़ेगा ये हमें ऑक्सीडेशन करना किसके प्रेजेंस में होगा, Cu 525 केल्विन पे, ठीक है, कॉपर की प्रेजेंस में, ठीक है। सभी को समझ आ गया होगा। 1 बाय 1 करके आपको सभी यूनिट कवर कराई जाएंगी, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू। विजन बाय चारू।